Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, in today's video, we will be covering illustration number 10 for Incomplete Records CA Foundation. Without wasting time, let's start with illustration number 10. Mr. Anup runs a wholesale business wherein all purchases and sales are made on credit. तो ये फर्स्ट लाइन जो है आप हाईलाइट कर लेंगे, इसमें कैश वाला कोई स्यापा नहीं है कह सकते हो, ठीक है, कि आपने कैश सेल्स अलग निकालनी है, क्रेडिट अलग निकालनी है, फिर टोटल रिकॉर्ड करना है। उसने सब कह दिया कि भाई सब कुछ क्रेडिट पे होता है, सेल्स भी और परचेज भी। ही फर्निशेज द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिए हैं। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स आर गिवन टू यू। नेक्स्ट आपके पास अदर ट्रांजेक्शन्स हैं। लास्ट में आपको बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बहुत गंद मचा हुआ है, आई नो, बट ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ऐसे रिवाइज करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। लाइक जैसे पूरा हाईलाइटेड है, हाँ लिखा हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा, इग्नोर मारो उस चीज़ों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो 3 चीज़ें इन्होंने बोली हैं, जिसमें से पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। उसके बाद आपको जो बोला है वो है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स कह रही हूँ, क्वेश्चंस हैं, उसमें किस तरीके से आपके अकाउंट्स जो है वो कॉमन बनते ही बनते हैं इन योर वर्किंग नोट्स। एक आ जाता है आपका डेटर्स अकाउंट, दूसरा आ जाता है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, तीसरा आपका बैंक अकाउंट, चौथा आपका कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हम कैश और बैंक कंबाइंड नहीं बना रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ एक ही लॉजिक है और वो क्या है। 9th इलस्ट्रेशन में आपको कैश और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है कंबाइंड दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो इसीलिए आप अलग अलग अकाउंट्स बनाओगे, बैंक भी और कैश भी, ठीक है। एंड 5th जो है वो है आपका ओपनिंग कैपिटल अकाउंट, जो बनता ही बनता है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पे ना आपको 2 अलग चीज़ें दिख रही हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो यहाँ से आपको इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए कि इनके भी वर्किंग नोट बनेंगे। बिल्स रिसीवेबल आपका बिल्कुल डेटर्स की तरह काम करेगा, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। एंड जो बिल्स पेबल है वो बिल्कुल क्रेडिटर्स की तरह काम करेगा, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स क्रेडिटर्स में हम कंफ्यूज होते फिर रहे हैं, नहीं, अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें इन सब के मतलब पता है। लेकिन जो भी एडजस्टमेंट्स आपकी बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड होंगी उसमें मोस्टली बिल्स वर्ड विल बी देयर, और जो भी आपस में एडजस्टमेंट होंगी आपकी बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स अकाउंट की वो अलग चलेंगी। जहाँ पे भी बिल 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 वर्ड है वो आपका इनसे रिलेटेड ही रहने वाला है, ठीक है। अब ये तो आपने नॉर्मल फॉर्मेट बना दिए। अब हम चलेंगे कैसे, जो जो चीज़ हमारे वे में आएगी उसको रेलेवेंट अकाउंट्स में हम साथ के साथ डालते जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सन्ड्री डेटर्स। देखो सन्ड्री डेटर्स जो हैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लेके चलना है। आई थिंक आई शुड यूज़ डिफरेंट पेन, नहीं तो आप ये टिक्स से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी इसको। सन्ड्री डेटर्स का जो ओपनिंग है आपका वो ओपनिंग कैपिटल में यूज़ होगा हर चीज़ का ना, आप ये लेके चलो, डबल इफेक्ट है, ठीक है। ये मैं अभी के लिए हटा रही हूँ यहाँ से, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आप अपनी क्वेश्चन बुक से देखो, आप बस इस पर फोकस करना मैं कहाँ कहाँ कौन से अकाउंट में डाल रही हूँ, ठीक है। सीधा हमने क्या करना है, आइटम लेनी है, इसके देखना है कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन से रेलेवेंट अकाउंट्स में डाला, टिक 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 टिक, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स आपका ओपनिंग कैपिटल में यूज़ होगा, ठीक है, और जो आपका डेटर्स अकाउंट है वहाँ पे यूज़ होगा ओपनिंग कैपिटल, और जो क्लोजिंग है, ठीक है। एंड बैलेंस शीट में कौन सा आता है आपका हमेशा, डेटर क्लोजिंग वाला, ठीक है। अब हम एक काम जो है वो कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे सारे क्लोजिंग जो हैं वो सारे रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, ठीक है, बैंक, कैश, सबके क्लोजिंग आपके आ जाएंगे, ठीक है।
हमें पता है क्योंकि क्लोजिंग जो है वो बैलेंस शीट में आनी ही है। ठीक है, देख लो सारे कंप्लीट हो गए आपके। डेटर्स, BR, BP, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, बैंक कैश, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाने हैं, हमें पता है। ठीक है, फिर जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में काम आएंगे। ठीक है, मैं इधर आपकी सीधा आइटम्स डाल रही हूँ। ठीक है, 70,000 है जी, हमारा वो प्लस में जाएगा क्योंकि वो एसेट है। बिल्स रिसीवेबल अगर आप चाहते हो लिख ही दूँ तो चलो लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 12,000 माइनस 40,000 क्रेडिटर्स। फिर आता है हमारा स्टॉक, स्टॉक हमारा प्लस होगा ओपनिंग। ठीक है, 90,000। ठीक है, ठीक है, अब इसका डबल इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। जो हमारा कैश अकाउंट है वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर जो हमारा बैंक अकाउंट है वहाँ पे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगा। डबल इफेक्ट आप देखते जाओगे सब में जा रहा है। 90,000 ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंसेस आपके ओपनिंग कैपिटल में गए हैं, और दूसरा जो रेलेवेंट अकाउंट्स हैं इनके क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में गए हैं, और जो रेलेवेंट अकाउंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये दो बारी सब हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया। इन्वेंट्री कहाँ जाएगी आपकी, ट्रेडिंग अकाउंट में। इन्वेंट्री कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट में, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स तो आपने डेटर अकाउंट में ऑलरेडी डाल दिए थे, कहाँ गए हमारे डेटर। ठीक है, तो अब आप समझे कि ये सारी जो बैलेंस शीट है ये जहाँ जहाँ पे डलनी चाहिए थी वो सब जगह हम डाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं जी हमने वो तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में लगा दिए, एसेट प्लस लाइबिलिटीज माइनस। क्लोजिंग वाले जो है ये सारे के सारे आपके बैलेंस शीट में जाते हैं जो आपने बनानी है। ठीक है, वो ओपनिंग कैपिटल की होगी। ठीक है, अब आपके जो ये ओपनिंग क्लोजिंग है रेलेवेंट अकाउंट्स में जाएंगे। डेटर अकाउंट बना रहा है, BR, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक कैश, सारे अकाउंट्स हमने बनाए, सबकी ओपनिंग क्लोजिंग में डल गए। इन्वेंट्री का कोई अकाउंट नहीं बनाया, पर ये ट्रेडिंग में जाता है, हमें पता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसे। हाईलाइटर नहीं है मेरा, पता नहीं किधर गया। चलो इसको देखो, डिपॉजिटेड। अब ये ना समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, मतलब सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है वो कैश या बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान देना। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस, सैलरी एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। फिर ये एक अमाउंट दी हुई है 760 to 750। वो ये कह रहा है कि कैश जो है बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है, कैश आपने बैंक में पे कर दिया कितना, 760 to 750। अगर आप आफ्टर से पहले इस अमाउंट 762 से पहले इसको ब्रैकेट में रख लोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये वाली सारी पेमेंट करके जो कैश बचा था वो आपने 762 750 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इससे समझ आता है कि जो शॉप एक्सपेंस, सैलरी या पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ये कैश से हुए हैं, तभी कैश से पे करके जो बचा हुआ कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये कैश एक्सपेंसेस में हम लिख सकते हैं इसे, कैन वी राइट शॉप एक्सपेंसेस जो हमने इनकर किए हैं, सैलरी जो पे की है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो पे किए हैं, कि कैश से पैसा चला गया, आपने पेमेंट करी, शॉप एक्सपेंसेस पे किए, सैलरी पे की, पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए कैश से, फिर बचा हुआ कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बेसिकली सबसे क्या हुआ, कैश कम हो गया। बैंक में कितना डिपॉजिट किया, 760 to 750। ठीक है, तो बैंक में 760 to 750 डिपॉजिट किया, तो बैंक में आपका कैश डिपॉजिट, बैंक में तो पैसा बढ़ गया ना, कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे कैश लिखोगे आप क्योंकि कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक एसेट है। ठीक है, एंड कैश से पैसा चला गया, कैश कम हो गया, बैंक में चला गया कितना, 760 to 750, ये सारे एक्सपेंसेस पे करके। तो बेसिकली आपने ओपनिंग बैलेंस जो आपका रहा होगा उसके बाद ये कुछ एक्सपेंसेस पे किए होंगे। अभी ये मत देखो कि यार ये तो 5200 है, अभी और भी बहुत ट्रांजेक्शन्स है बनेगा। अभी आप सिंपल लाइन बाय लाइन चलो। ठीक है, कि ये सारी पेमेंट भी आपने कैश में की है बच्चा, उसके बाद बचा हुआ कैश बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कॉन्ट्रा एंट्री। शॉप एक्सपेंसेस है 600 into 12। अब ये सारी कैलकुलेशंस फटाफट करूंगी मैं। 7200। ठीक है, नेक्स्ट है 9200 सैलरी जो आपने पे की है। पर्सनल एक्सपेंसेस
16,800। मतलब ये सारी खर्चे जो हैं आपने कैश से पे किए हैं, ठीक है। अब इसका डबल इफेक्ट, शॉप एक्सपेंस और सैलरी जो आपने पे किया है, क्या मैं इसे P&L में लिख सकती हूँ? क्या ये मेरे एक्सपेंस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। यही है ना 7200, 110, 400 सैलरी और शॉप एक्सपेंस। बेसिकली कैश से तो आपने पे कर दिया, खर्चा भी तो बुक करोगे P&L में, है ना, डबल इफेक्ट हर चीज़ का। अब जो पर्सनल एक्सपेंस है, क्या मैं इसे P&L में बुक कर सकती हूँ? नहीं। हमने इसके ऊपर वीडियो देखी थी, जितने भी पर्सनल नेचर के एक्सपेंस अगर आप बिजनेस के पैसे से पे करते हो तो कैश में तो दिखाओगे क्योंकि बिजनेस का पैसा जा रहा है, लेकिन ये आपकी बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी 16,800, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइंग्स में चला जाएगा। यहाँ तक सारे डबल इफेक्ट क्लियर है। ये सारे एक्सपेंस आपने बुक किए और कैश से पे किया, पर्सनल एक्सपेंस आपने कैश से पे किया लेकिन ड्राइंग्स में जाएगा, और बचा हुआ जो ये वाला कैश था, ये सारी पेमेंट करने के बाद उसने बैलेंस ही दे रखा है आपको, माइनस मत करने लग जाना इसमें से। आफ्टर पेमेंट इतना डिपॉजिट कर दिया, अगर आप लाइन पढ़ोगे, इसको ब्रैकेट में डाल लो, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है, कि कैश जो है वो कम हो गया, बैंक में पैसा चला गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये फिर से क्या है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। आपने कैश जो है ना विड्रॉ कर लिया, मतलब आपका कैश जो है वो बढ़ गया, ठीक है। 121,000 यहाँ पे ब्रैकेट में कैश विड्रॉ लिख सकते हो। देखो ये बैंक क्यों लिखा है, बेसिकली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर हम लेजर्स बना रहे हैं, ठीक है। यही एंट्री होती है ना, मैंने आपको जनरल लेजर के ऊपर भी बहुत वीडियोस में समझाया है कि लेजर कैसे समझोगे। अगर एंट्रीज जर्नल एंट्रीज पे होल्ड अच्छा है ना, लेजर ऐसे बना के आप फेंक सकते हो, कुछ नहीं है ये लेजर्स। कैश अकाउंट, कैश विड्रॉ करो, कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, ठीक है। बैंक भी एसेट है लेकिन ये वाला एसेट कम हो गया क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो ये एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पे ना ब्रैकेट में ये जरूर लिख के आना, नहीं तो आपका बैंक 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 कैश यही सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। या यहाँ पे आप P&L लिख दोगे, बाय P&L, ठीक है, क्योंकि P&L में इसका डबल इफेक्ट किया है। बहुत से आप मॉड्यूल में देखोगे ना इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आपको ब्रैकेट में कैश विड्रॉल वर्ड जरूर लिखना ताकि समझ आ जाए आपका जो चेकर है, एग्जामिनर है, कि उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि बेसिकली जो कैश है विड्रॉल है उसकी ये अमाउंट है वो दी हुई है, ठीक है। बैंक में अब हम आ जाते हैं, बैंक से पैसा कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, तो बैंक से पैसा चला गया, ठीक है, कैश विड्रॉवल, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, कैश पेमेंट की है सप्लाईज, इतनी सप्लाईज के लिए एंड 25,000 फॉर फर्नीचर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैश कम हो रहा है जी, कैश पेमेंट हो रही है, तो आपने सप्लाईज के लिए जो पेमेंट की है वो है, ठीक है, और जो फर्नीचर के लिए पेमेंट की है, ठीक है, कैश पेमेंट की है सप्लायर्स को, तो आपने सप्लायर्स वर्ड लिख के, मतलब जैसे भी आपने इसको प्रेजेंट करना है आप कर सकते हो, 77,200, ठीक है। सो अब सप्लाईज को आपने सप्लायर्स को पे किया, फर्नीचर हो गया। अब इसका डबल इफेक्ट, सप्लायर्स को पेमेंट किया बच्चा, सप्लायर्स कौन है आपके, क्रेडिटर्स। सप्लायर्स कौन है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, 77,200, डबल इफेक्ट क्लियर। कैश पेमेंट, कैश का बैलेंस कम हुआ पर उसी दौरान आपकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, वेंडर्स सब एक ही चीज है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो फर्नीचर है उसका 25,000 का क्या डबल इफेक्ट होगा, वो हमारा एक एसेट नहीं क्रिएट हो जाएगा 25,000, क्योंकि आपने 25,000 रुपया दिया, कैश तो कम हुआ लेकिन एसेट भी तो क्रिएट हो गया फर्नीचर का। अब बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको रिलेट करेंगे इलस्ट्रेशन 9 से, ठीक है। फटाफट से 2 मिनट लगा के मैं खोल के आपको समझा देती हूँ, खत्म करते हैं। यहाँ पे आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेस्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, बैंक से तो पैसा कम कर दिया था 430, जो कंबाइंड अकाउंट बनाया था 430, ये हमने कर दिया था, ठीक है। एक बार जाके पीछे चेक कर लेना वीडियो में या अपने जो भी आपने नोट्स में सॉल्व किया है, लेकिन हमने इसको अलग से बैलेंस शीट में नहीं दिखाया था, क्यों, अब वो मेरी बात सुन लो क्यों। वहाँ पे क्या था, इलस्ट्रेशन 9 में आपको सन्ड्री एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया था, तो ये एजम्पशन थी, एजम्पशन क्या कि सन्ड्री एसेट्स, टोटल आपको एसेट्स दे दिए कौन से, एज ऑन 31 मार्च 2022, तो इसमें एज्यूम्ड ही था कि मशीनरी का जो आपने थ्रू आउट द ईयर परचेज किया वो इंक्लूडेड है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस दे दिए। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, जो बैलेंस शीट में हम ये क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं, मतलब इसमें सब एडजस्टमेंट्स हैं, रियलाइजेशन, बैड डेट्स, रिटर्न्स, सब कुछ है, सब कुछ करके क्लोजिंग बैलेंस है, तभी हमने इसको यहाँ पे लिया है,
ठीक है, तभी हम इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करते, बैड डेट्स की, रिटर्न्स कह रही हूँ, कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे, ठीक है, हम सब कुछ इसमें एग्जैक्ट लेते हैं। तो दैट मीन्स कि इसमें सब कुछ है। लेकिन अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपको क्वेश्चन में एसेट्स का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं दिया है। एसेट्स मतलब सन्ड्री एसेट्स इस तरीके से कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी या कोई फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसा आपको क्लोजिंग नहीं दिया है। सन्ड्री एसेट्स वहाँ पे प्रॉपर वर्ड वॉज देयर, यहाँ पे नहीं है। और इनमें हम एज्यूम नहीं कर सकते कि फर्नीचर इंक्लूड होगा। सन्ड्री एसेट्स में हम कर सकते थे, प्लस फिर भी आप नोट देख के आओगे वी आर एज्यूमिंग कि सन्ड्री एसेट्स में मशीनरी का वो इंक्लूडेड है जो इलस्ट्रेशन 9 थी। लेकिन फर्नीचर को लेकर तो पता ही है कुछ नहीं है, तो आपको 25,000 बुक करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके हो गए सारे डबल इफेक्ट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब ना यहाँ पे डिसऑनर्ड वर्ड देख के ना बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो बीआरपीपी से रिलेटेड कुछ आ गया। नो, ध्यान से पढ़ो। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड, मतलब चेक जो है वो कस्टमर से कलेक्ट हुआ। कस्टमर्स कौन? हमारे डेटर्स। ठीक है, अभी के लिए कुछ भी बिल्स से रिलेटेड वर्ड नहीं है ना, तो इसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ जाएगी? डेटर्स में ही जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी ना एक पॉइंट है, तभी मैंने हाईलाइट किए हुए। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हाईलाइटेड है। तो ये एडजस्टमेंट्स ध्यान से समझना, हाईलाइटेड वाली स्पेशली। बाकी भी कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये एक्सप्लेन है कहीं ना कहीं पहले, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो। ये थोड़ी थोड़ी न्यू है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है। अब इसमें सिंपल सा पॉइंट क्या है, हम एक रफ पेज खोलते हैं। देखो, बिल्स जो है ना आपने, सॉरी चेक जो है ना कलेक्ट किया फ्रॉम कस्टमर। चेक कलेक्ट किया मतलब आपके बैंक में पैसा डेबिट हुआ 5700, और डेटर्स जो हैं वो कम हो गए 5700 से। ठीक है, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? डेटर्स जो है वो फिर से इंक्रीज हो गए और बैंक जो है वो फिर से डिक्रीज हो गया। ठीक है, जब आपने डेटर से पैसा लिया तो बैंक इंक्रीज हो गया, डेटर्स डिक्रीज हो गए, और जब डिसऑनर हो गया तो डेटर्स इंक्रीज हो गया और बैंक से पैसा चला गया। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, डेटर में 5700 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने डिसऑनर कह सकते हो, जो डिसऑनर हुआ, जैसे डेटर्स बढ़ेंगे, और ये आपका कैश पेमेंट रिसीव्ड कह सकते हो। ठीक है, 5700 आपको रिसीव हुए, उसके बाद डिसऑनर हो गया। बैंक में भी वही चीज़ कि पहले आपको रिसीव हुए और फिर डिसऑनर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने शो कर दिया, आपकी मर्जी है। अब आ जाओ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। नाउ आपके दो पॉइंट्स है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड बिल्स मैच्योर्ड। यहाँ पे आने से पहले ये दो लाइनें जो हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर लिख लो। बिल्स डिस्काउंटेड क्या होता है? आ जाओ रफ शीट पे। ठीक है, देखो आपके 100 रुपये थे, आपने उसके बिल्स दे दिए कस्टमर को। ठीक है, इशू कर दिया आपने। अब कस्टमर ने आपको 100 रुपये देने हैं, तभी वो रिसीवेबल है जो आपने रिसीव करना है। अब आप सोच रहे हो ये 100 रुपये आपको 3 महीने बाद मिलने हैं, लेकिन आपको आज के आज पैसा चाहिए। आपने क्या किया, ये 100 रुपीज़ किसी थर्ड पार्टी को कहा तू रख ले, 3 महीने बाद तू मेरे बिहाफ पे कस्टमर से 100 रुपये ले लियो और मुझे आज 75 रुपीज़ दे दे, क्योंकि मुझे आज पैसों की ज़रूरत है। और 3 महीने बाद तूने एक्स्ट्रा इनकम 25 रुपीज़ कमा ली। ठीक है, तेरा भी फायदा है और मेरे को आज पैसा चाहिए तो मेरा भी काम हो जाएगा। समझे? ये है बिल्स डिस्काउंटेड, कि बिल्स जो थे आपके 20,000 के एंड 750 पे आपने उसको डिस्काउंट करवा के आज ही पैसा यूटिलाइज करवा लिया। बिल्स मेच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, आपने 3 महीने वेट किया और कस्टमर से ही सीधा 100 रुपये लिए, तो वो आपने 16,000। अब ये दोनों किसको इशारा कर रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में। ठीक है, दोनों किसको इशारा कर रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट को इशारा कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये है आपका एक एसेट अकाउंट। ठीक है, अब अगर बिल्स डिस्काउंट हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने अपने बिल्स रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो आपके बिल्स रिसीवेबल तो कम हो रहे हैं ना, तो आपके जो बिल्स डिस्काउंटेड हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे 19,250। बिल्स रिसीवेबल जो है आपके इतने से हो गए कम। ठीक है, अब जो आपने बिल्स को डिस्काउंट दे दिया वो 750 अलग अलग शो कर दिया बेसिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, चाहे आपने बिल्स जो आपके रिसीवेबल्स थे, ठीक है, आपने डिस्काउंट करवाया, दैट मीन्स आपके फिर भी बीआर जो है कम हुआ। ठीक है, एंड आपने जब उसको किसी थर्ड पर्सन को बेचा तब भी आपका कम ही हुआ है। दोनों केसेस में या तो इसको 20,000 लिख लो, लेकिन अलग अलग इसलिए लिखना क्योंकि इसका डबल इफेक्ट जो है वो अलग लग जाएगा। ठीक है, तो बिल्स जो है आपने डिस्काउंट करवाए 20,000 के। ठीक है, 750 का तो आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब आपके ये हो गए एक तरीके से रियलाइज।
अब आपके एक तरीके से ये हुए हैं रियलाइज, ठीक है। जो 20,000 थे उसमें से 19,250 आपके रियलाइज हो गए, क्योंकि 20,000 में से 750 जो है आपका एक तरीके से डिस्काउंट पे आपने उसको जल्दी रियलाइज करवा लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया रियलाइज, तो बिल्स रिसीवेबल इतने से कम हो गए, और बाकी बचा हुआ क्या था, आपने डिस्काउंट पे करवाए हैं, तो उससे भी BR जो है 20,000 के ही टोटल कम होंगे, ठीक है। ये तो आपको पता है ना। जैसे अब हम डेटर्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने डेटर से आपको 100 रुपये आया, लेकिन 25 रुपये आना था, आपने 25 का उसको डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है डिस्काउंट दिया, लेकिन डेटर्स 125 के खड़े थे, तो 125 से डेटर्स तो आप उतने ही कम करोगे। बैंक में भले आपको इतना रिसीव हुआ और इतने का जो डिस्काउंट है वो PNL में बुक हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ होगी जो आपके रियलाइज हो गया 19,250। अब देखो बिल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी बैंक में ही है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो जो आपकी रियलाइज हुई है 19,250, ठीक है। बिल्स जो आपके डिस्काउंट हुए हैं 19,250, ये आपकी रियलाइज हो गई, ठीक है। एंड जो आपका डिस्काउंट आपने दिया है ये आप कहाँ पे बुक कर दोगे, ठीक है। ये जो मैं वर्डिंग्स लिख रही हूँ ना, ये यार ऐसे मत लिखना, आप थोड़ा ढंग से लिख के आना, जो आप ये मॉड्यूल में जिस तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है। एंड ये मैंने आपको बता दिया, कई जगह पे जैसे बैंक वर्ड यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूल में, तो आपने ब्रैकेट में ज़रूर एक्सप्लेन करके आना है कि वो क्या है, क्योंकि इसका वो बैंक क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स टू बैंक, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो इसका सेकंड इफेक्ट बैंक में गया है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना है कि पेमेंट टू क्रेडिटर से रिगार्डिंग है ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके भी डबल इफेक्ट्स क्लियर। बिल्स मैच्योर हो गए, दैट मीन्स आपके जो बिल्स रिसीवेबल हैं भाई वो फिर से कम हो गए, ठीक है। मैच्योर्ड हो गए ना 16,000 के आपके बिल्स, राइट। मैच्योर्ड हो गए 16,000 जो है आपका BR उतने से फिर से कम हो गया। अब इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट क्या है, उतने से आपका बढ़ गया, ठीक है। बिल्स मैच्योर्ड हो गए, ठीक है। इसके भी डबल इफेक्ट क्लियर। नेक्स्ट, पेड सप्लायर्स बाय चेक। सप्लायर्स क्या है जी, फिर से क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक के थ्रू पे किया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, कम, 3,20,000, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में, ठीक है। ये थी आपकी कैश पेमेंट, ये होगी आपकी चेक पेमेंट, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिटर्स कम हो गए। सेकेंड इफेक्ट इसके भी क्लियर दोनों के। रिसीव्ड 20, अब ये वाले जो 2 पॉइंट्स है ना, ये मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर ना फुल फ्लेज्ड वीडियो है जो मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाते वक्त मैंने आपको कवर करवाए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, रिसीव 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ प्रोपराइटर बाय चेक। LIC क्या है, प्रोपराइटर का अपना पैसा। तुमने प्रोपराइटर का पर्सनल पैसा रिसीव किया बाय चेक, मतलब तुम्हारे पास आया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आया। अब बच्चे सोच रहे होंगे इसका ड्राइंग से क्या लेना देना, बच्चे इसका ड्राइंग से लेना देना है भी नहीं है। पर्सनल वर्ड हमेशा पर्सनल एक्सपेंस जरूरी नहीं है कि पर्सनल एक्सपेंस हो, आपने रिसीव किया है, ठीक है। तो पहले तो आपने बैंक में रिसीव किया है, ठीक है। कितना, 20,000, ठीक है, ठीक है। अब आपने बैंक में पैसा रिसीव किया है, ठीक है, वो भी प्रोपराइटर का अपना पर्सनल पैसा, तो वो आपकी एडिशनल कैपिटल होती है, ठीक है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली बेसिकली, ठीक है। अगर कोई पर्सनल पैसा ला रहा है अपने बिजनेस में तो वो कैपिटल में खड़ता है, लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, ठीक है। और इधर से आपका एसेट क्रिएट हो जाता है। एसेट कई बार होता है जैसे मशीनरी ले आया, ठीक है, तो मशीनरी, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल ही आएगा क्योंकि अपनी पर्सनल चीज लाया है, लेकिन यहाँ पे क्या, चेक के थ्रू उसको पैसा मिला है, दैट मीन्स आपका बैंक बढ़ गया, बैंक भी एसेट है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट होगा, रेंट रिसीव किया है बाय चेक, मतलब बैंक में पैसा आया है, कौन सी प्रेमाइसिस, जो प्रोप्राइटर की अपनी है, पर्सनल, ठीक है। तो 14,000 का आपके पास फिर से एक और फ्रेश कैपिटल आ गई, और यहाँ पे आपकी बैंक में पैसा बढ़ गया, ठीक है। बिल्डिंग वॉज परचेज्ड ऑन 30 नवंबर 2021। जब भी मैं ऐसी डेट देखती हूँ ना, मेरे को डेप्रिसिएशन जरूर माइंड में आती है क्योंकि बिल्डिंग है, ठीक है। दो इस क्वेश्चन में अगर आप पूरा देखोगे ना, आपको यूजफुल लाइफ दी है बिल्डिंग की कि आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकाल सको, ना कोई डेप्रिसिएशन रेट की बात की है कि आप WDV मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल सको। तो बेसिकली यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलेगी ही नहीं, ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, बट डेट देख के माइंड में जरूर आता है। तो अभी के लिए जैसे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता, ये तो मैंने तो चलो पढ़ रखा है, तो आप इसको माइंड में क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कॉलम बना सकते हो, ठीक है। एक तो बिल्डिंग की बात हुई और एक डेप्रिसिएशन ऐसे माइनस करके लिख दिया, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिया ना लाइफ दिया, उसके बिना डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे 4 महीने की भी, बिल्डिंग पे तो लगती है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और वैसे भी ये फर्स्ट ईयर है इसका, ठीक है। तो फॉर ओपनिंग अ ब्रांच ऑफ 3,50,000, ठीक है।
बिल्डिंग परचेज की इस दिन पे, ठीक है। फॉर ओपनिंग अ ब्रांच, कोई ब्रांच खोलनी थी आपने अपनी, 3,50,000 आपने चेक से पे किया। एंड कुछ एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन्ड। देखो ये मैंने हाईलाइट क्यों किया पॉइंट, हम क्या चैप्टर कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे नॉट मेंटेन्ड से ही आपके दिमाग में अलर्ट हो जाना चाहिए, मतलब आप एकदम अलर्ट हो जाओ कि ये क्वेश्चन मार्क है। जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं ना फॉर्मेट के लिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये क्वेश्चन मार्क भी सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको टिक मत करना अभी, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी के लिए। अभी के लिए जो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो वो ये है कि 3,50,000 आपका बिल्डिंग जो है, ठीक है, उसमें चला गया 3,50,000। डेप्रिसिएशन तो है नहीं हमारी कोई, ठीक है। प्लस अब ये क्या कह रहा है, नहीं पहले चलो यही सॉल्व कर लो, यहाँ तक पढ़ो एक बार दोबारा। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ओपनिंग अ ब्रांच, ठीक है, परचेज किया 3,50,000 बाय चेक। तो आपने बिल्डिंग में 3,50,000 रख दिया, डेट देके डेप्रिसिएशन माइंड में आया, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगी इसमें, इसका भी नोट देके आ सकते हो। क्यों नहीं निकलेगी, जो हमने सोचा वही कि ये सब तो है नहीं, तो वी आर रिज्यूमिंग नो डेप्रिसिएशन दिस ईयर। अब आपने चेक के थ्रू पे की है, तो ये बैंक अकाउंट में इसका दूसरा इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग के डबल इफेक्ट हो गए। सम एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन, जो हमें निकालना है, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे बताओ कि जब आप परचेज करते हो, परचेज के टाइम पे जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं किसी फिक्स्ड एसेट पे, तो वो कैपिटलाइज होगा कि एक्सपेंस ऑफ होगा, वो हमेशा कैपिटलाइज होगा। दैट मीन्स वो बिल्डिंग में ही ऐड होगा, वो हमें अभी निकालना है, ठीक है, वो हमें अभी निकालना है। एंड एक्सपेंसेस इनकर किए हैं तो मतलब यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट की है, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, इसका डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहीं पे ऐड होएगा, कैपिटलाइज नॉट एक्सपेंस ऑफ। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि मैं इतना डिटेल में इस पॉइंट को नहीं समझाना चाहती, परचेज के टाइम पे ही जो आपके लीगल पेपर के भी ऐसे खर्चे वर्चे होते हैं ना, सब आपके कैपिटलाइज होते हैं, बिल्डिंग का ही एसेट में ही ऐड होता है स्टार्टिंग के टाइम पे। उसके बाद अगले साल से जो रिपेयर मेंटेनेंस ऐसे ऐसे खर्चे आते हैं बिल्डिंग पे, वो एक्सपेंस ऑफ होते रहते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज वाले सारे खर्चे एसेट में ही ऐड होते हैं, ठीक है। एंड 3,50,000 में यहाँ पे आपने ऑब्वियसली बैंक से पे किया होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया, डबल इफेक्ट, ठीक है। अब चाहे टिक कर दो इसे। नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना, मैं इसको देख के एक बारी के लिए तो कंफ्यूज तो क्या, मैंने तो सॉल्व भी कर दिया था क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700 मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, 2,200 टेलीफोन बिल्स पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे ड्यू वर्ड इज देयर, ड्यू 2,200, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक्सपेंस की बात करूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है एंड टेलीफोन एक्सपेंस है। बिल्स पेड बाय कैश, आपने कैश से पे किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो एक्सपेंस हो गया 18,700, और कैश वर्ड लिखा है भाई अगलों ने, अब तो कंफ्यूज ही नहीं होना कि बैंक से या कैश से, कैश लिख तो दिया। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन 18,700 कैश बुक में, ठीक है। नेक्स्ट ड्यू 2,200, ड्यू मतलब अभी आपके पेबल हैं, आपने पे नहीं किए, तो कैश बुक में तो नहीं आएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन पेबल वर्ड डाल के 2,200 लिख सकते हैं। डबल इफेक्ट, भले ही आपने पे नहीं किए लेकिन एक्सपेंस तो इसी ईयर का है ना, एक्सपेंस तो इसी ईयर का है ना, तो एक्सपेंस तो टोटल एक्सपेंस 18,700 प्लस 2,200 ही बनेगा, लेकिन जो पेमेंट है वो सिर्फ इसकी हुई है, ये आपका लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। सिंपल बच्चे, दैट्स इट। यहाँ तक थी आपकी सारी कैश ट्रांजेक्शन्स विच आर डन नाउ, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे चलते हैं, ये वाला भी मैंने हाईलाइट किया क्योंकि थोड़ा सा अलग है। क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज ऑफ ₹1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, अभी वो लीगल डिस्प्यूट में चल रहा है। दैट मीन्स आपने पे नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में करना पड़ सकता है। अब अगर फ्यूचर में करना पड़ सकता है तो क्या हम उसकी प्रोविजन बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, बिल्कुल बना सकते हैं, फ्यूचर में करना पड़ सकता है। अगर फ्यूचर में करना पड़ सकता है तो यहाँ पे तो आई जाएगा प्रोविजन लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि कैश बुक में तो जाएगा नहीं, आपने अभी थोड़ा ना 1,55,000 पे कर दिया है, प्रोविजन बना दिया जी, अगले साल तक या जब भी पे करना करना पड़ सकता है, लाइबिलिटी में रख दिया अभी इसको, एंड साथ ही साथ इसकी प्रोविजन जो है वो आपने पीएनएल में क्रिएट कर दी, सिंपल। और इस लीगल डिस्प्यूट के रहते लीगल एक्सपेंस भी आपने इनकर किए 17,000 की, द फर्म एंटिसिपेट्स डिफीट इन द सूट, ठीक है। तो लीगल एक्सपेंस भी कहाँ जाएंगे आपके पीएनएल में, लेकिन लीगल एक्सपेंस भी अब हम एज्यूम कर सकते, देखो ये तो आपका समझ में आता है कि जो डैमेज का क्लेम है वो 1,55,000 अभी अंडर लीगल डिस्प्यूट है, पे तो नहीं किया है, तो इसकी प्रोविजन ही क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। और प्रोविजन चली जाएगी पीएनएल में भी और लाइबिलिटी साइड। अब 17,000, ये भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कैश में पे हुए हैं कि क्या सीन है। तो देखो जो भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी वो इन्होंने अलग समरी क्रिएट की, इसके ऊपर हेडिंग है देखो ऊपर, और ये अदर ट्रांजेक्शन्स है,
तो इसके लिए चाहे नोट दो या ना दो, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये पे नहीं हुए हैं, ये आपके लीगल एक्सपेंस पेबल में ही जाने वाले हैं, बैलेंस शीट में पे नहीं हुए हैं, नहीं तो ये कैश ट्रांजेक्शंस में ऊपर वाली समरी में लिखते। ठीक है, इसके लिए चाहे आप एक सिंपल नोट दे सकते हो कि ऑल अदर ट्रांजेक्शंस वी आर एज्यूमिंग दीज आर नॉट पेड सिंस द सेपरेट समरी इज गिवन फॉर कैश ट्रांजेक्शंस। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका जो क्वेश्चन है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आ जाओ गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स। अब गुड्स रिटर्न वाली जो बात है ना, यहाँ पे आपकी आ जाती है परचेजेस और यहाँ पे आ जाती है रिटर्न, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, सप्लायर को किया तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से तो रिटर्न 4200 होगा ही। डबल इफेक्ट क्या है इसका, क्रेडिटर्स में चले जाओ, क्रेडिटर्स जो हैं आपके हो रहे हैं कम। ठीक है, क्रेडिटर्स हो रहे हैं आपके 4200 से कम क्योंकि रिटर्न कर दिया आपने परचेज। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, अब इसमें क्या है, डेटर्स कम हो रहे हैं आपके 1200 से क्योंकि उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब आप ऐसे मत कंफ्यूज होना कि डेटर अकाउंट में जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, क्या इफेक्ट है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि डेटर, क्रेडिटर, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और आपके LIC वाले पॉइंट्स, इन सब के ऊपर मैंने थ्योरी जब बीच इस चैप्टर की एक्सप्लेन किया ना, प्रीवियस वीडियोस में जाके देखोगे तो एक्सप्लेन्ड है, वो पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में रिटर्न माइनस होगी सेल्स में से, डबल इफेक्ट इन दोनों के भी क्लियर। डिस्काउंट ऑफर किया है सप्लायर्स ने, देखो सप्लायर्स ने आपको डिस्काउंट ऑफर किया, मतलब जो आपने उन्हें पैसा देना था उन्होंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया कि मत दो, तो इस तरीके का डिस्काउंट क्या होगा आपका, इनकम, सप्लायर्स वाला। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका डिस्काउंट का, क्रेडिटर्स में। ठीक है, जर्नल एंट्री सोचा करो अपने माइंड में। नेक्स्ट है जी डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर्स, अब आपने ऑफर किया है, डेटर्स का बैलेंस कम होगा और ये आपका एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा इन P&L। ठीक है, डबल इफेक्ट दोनों के क्लियर। नेक्स्ट, अब ये ध्यान से समझना, ये भी पॉइंट चाहे हाईलाइट कर लो, वैसे इतना नहीं है बट चलो। बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। देखो रेंट है, अब ये कौन सा रेंट है, रेंट आप पे करते हो अपनी बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए, आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस रेंटेड है तो ये आपका एक्सपेंस होगा P&L में, लेकिन ये पे नहीं हुआ, ये आउटस्टैंडिंग है। एक तो वैसे ही अदर ट्रांजेक्शंस में आ रहा है, हम एज्यूम करने वाले थे, लेकिन इन्होंने लिख भी दिया कि आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट पेबल में 20,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा, लाइबिलिटीज में। ठीक है, एंड P&L। आई होप आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। अब ये 3 पॉइंट्स जो हैं ध्यान से समझना। देखो बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स एंडोस्ड, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स बिल्स बिल्स, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल से रिलेटेड सारी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसमें भी आप ये वाले 2 पॉइंट्स लिख सकते हो नोट बना के अपने क्वेश्चन के साथ, ताकि रिवीजन के टाइम पे याद रहे। देखो बिल्स एक्सेप्टेड जो है ना, ये आपके बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल दोनों में टर्म्स यूज होंगी। इन्होंने बाइफरकेट कर दिया, बाय कस्टमर्स मतलब बिल्स रिसीवेबल वाले हैं, एंड दूसरे जो हैं ऑब्वियसली दो तो BR से रिलेटेड नहीं होंगे ना, तो एज्यूम्ड है कि ये BP के रिगार्डिंग है, नोट देना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि इन्होंने कस्टमर वाला अलग कर दिया बाय कस्टमर कह के, और ये वाला BP के रिगार्डिंग है जो बच जाता है। नेक्स्ट, अब इनका मतलब बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, जहां पर भी बिल्स एक्सेप्टेड वर्ड होगा ना, चाहे कस्टमर्स के लिए चाहे आपका वेंडर्स के लिए, बिल्स को एक्सेप्ट करना मतलब उस अकाउंट का जो बैलेंस है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल जो इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्स एंडोर्स कौन कर सकता है, जो होल्डर है या पेई है। पेई कौन है, जैसे हमने कस्टमर से पैसा लेना है, ठीक है, तो पेई हम है तो हम ही एंडोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्स एंडोर्स जो है ये BR अकाउंट से रिलेटेड है, नॉट BP। अब अगर उल्टा हो कि वेंडर्स जो हैं उन्होंने हमसे पैसे लेने हैं, वो बिल्स एंडोर्स कर दें, तो ये एंट्री वो अपनी बुक्स में दिखाएंगे, हम नहीं दिखा सकते, ये तो वो देखेंगे ना, उन्होंने एंडोर्स कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, ओरिजिनल होल्डर ने ट्रांसफर कर दिया बिल अपना टू अनदर पर्सन कि ये बिल जो है तू ले ले। ठीक है, एंडोर्स कर दिया, तू ले लियो इनसे पेमेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसने अपना बिल किसी और को दे दिया, तो इसका जो इफेक्ट है वो अपनी बुक्स में खुद दिखाएं, हमें क्या लेना देना। ठीक है, लेकिन ये BR अकाउंट से रिलेटेड है तो हम दिखाएंगे ऑब्वियसली, तो ये एज्यूम्ड है कि BR अकाउंट से रिलेटेड है, नॉट BP। ठीक है, क्योंकि BP में क्या वेंडर इंडोर्स कर रहा है तो वो अपनी बुक्स में देखेगा, हमें नहीं पता चलेगा उसने इंडोर्स किया या क्या है, हमारी बुक्स में उसका इफेक्ट सेम रहेगा। सप्लायर कस्टमर के केस में हम बिल्स एंडोर्स कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन को, एंड यहाँ पे अब क्या चीज़ एज्यूम्ड है कि हम एंडोर्स किसे करते हैं अपना बिल रिसीवेबल, अपने क्रेडिटर्स को। क्यों, हमें 100 रुपये मिलने हैं कस्टमर से, हमने एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को एज अ डबल इफेक्ट, जो हमने मॉड्यूल में इन्होंने एजम्पशन ली हुई है।
ठीक है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, वो साइलेंट है। ठीक है, तो क्रेडिटर जो है उतने से कम हो रहे हैं और जो आपके बिल रिसीवेबल है वो भी कम हो रहे हैं। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमें बिल रिसीवेबल से 100 रुपये आने हैं और क्रेडिटर्स को भी हमने 100 रुपये देने हैं। ठीक है, तो हम क्रेडिटर्स को अपने बिल्स एंडोर्स कर देंगे। ठीक है, जो डेटर से पैसा आना था वो क्रेडिटर्स को डायरेक्टली कस्टमर से रिसीव हो जाएगा। ठीक है, एंडोर्स हो गए हमारे बिल्स। ठीक है, तो उतने से ही क्रेडिटर्स भी कम हो गए और डेटर्स भी कम हो गए। सिंपल, डेटर्स कह रही हूँ, बिल रिसीवेबल भी कम हो गए। ठीक है, ये इफेक्ट है। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, सबसे पहले तो जो बिल्स एक्सेप्ट हुए हैं इसमें चले जाओ अब बीआर अकाउंट में। ये तीनों हाईलाइट कर लो और इनकी जो वो होंगी ना एडजस्टमेंट्स वो ध्यान से समझ के रिवाइज कर सकते हो, तभी हाईलाइट करवाई जाती हैं चीज़ें। बिल्स जो है एक्सेप्ट हुए हैं कितने के, 40,000 के, तो ये बीआर अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करेगा। डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर्स अकाउंट में। ठीक है, बीआर जो एक्सेप्ट हुए हैं डेटर्स अकाउंट में इसका डबल इफेक्ट जाएगा। कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, लर्न कर लो अगर नहीं याद रख सकते, नई कॉन्सेप्ट समझ आ रहा तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तभी हाईलाइट वाली जो चीज़ें अगर आप लर्न भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये नहीं कि बिल्कुल ही रट्टा मार जाओ, वहाँ पे लिखा कुछ और हुआ है लेकिन करके सेम एडजस्टमेंट्स आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आपने बिल्स जो है वो एंडोर्स कर दिए। बिल्स एंडोर्स मतलब आपने अपने बिल्स जो हैं किसी और को दे दिए, तो उससे भी बिल्स रिसीवेबल तो कम हो गए ना आपके, आपने किसी और को दे दिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्रेडिटर्स पे इसका डबल इफेक्ट दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि क्रेडिटर्स को बोला कि तुम यहाँ से रिसीव कर लो और अपना बैलेंस कम करो। ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स हैं उनका बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट बिल्स एक्सेप्टेड जो आपके बीपी के रिगार्डिंग है। ठीक है, बिल्स पेबल जो है उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है एंड आपका ये चला जाएगा क्रेडिटर्स में। ठीक है, जो आपके बिल्स पेबल आपने एक्सेप्ट किए हैं एंड दिस विल बी योर 12,000 जैसे आपने डेटर्स में किया। ठीक है, जो आपके कस्टमर्स के बिल एक्सेप्ट हुए हैं उसका इफेक्ट आपने डेटर्स में दिखाया है और जो क्रेडिटर्स के हुए हैं उसका आपने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, एक्सेप्टेड में बीपी का क्रेडिटर्स में, बीआर का डेटर्स में डबल इफेक्ट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बिल्स एंडोर्स जो है ये आपके बीआर के रिगार्डिंग है लेकिन इसका इफेक्ट क्रेडिटर में जाएगा, उसका मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन करा है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, खत्म, खल्लास। क्वेश्चन मार्क हमारा ये रह गया है जो हमें निकालना है, वो अभी हम बात करेंगे। अब आप आ जाओ सिंपल किस पे, सारे बैलेंसेस पे। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशन करके हम निकाल रहे हैं इनके बैलेंसेस। सबसे पहले आ जाता है 70,000 प्लस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 40,000 प्लस 1,10,000 प्लस 90,000 प्लस 5,200। ठीक है, तो 238,200 आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब हम क्या करें, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस कर रहे हैं। सारी जो भी आपके क्वेश्चन में थी जितनी भी आइटम्स जहाँ पे जो चीज़ डाल सकते थे हमने डाल दी है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना था हमने डाल दिया ताकि हमें याद रहे। अब कुछ ऐसा नहीं है जो आप इसमें से डाल सकते हो। क्लियर, हाईलाइटेड वाली ध्यान रखनी है। अब हम सारे बैलेंसेस को करेंगे, जो भी लेजर्स हैं उनको सेट ऑफ इन द सेंस बैलेंसिंग फिगर निकलती है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे या जिस चीज़ के लिए बनाया था वो निकालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपका ये मॉड्यूल से बैलेंसेस टैली कर करके आपको बताती रहूँगी कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो 238,200 हमारी ओपनिंग कैपिटल आई है, मॉड्यूल में भी वही है 238,200 बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बना के आना है जज से, मेरी तरीके से ऐसे मत करना। ठीक है, वैसे अगर आप ऐसे भी कर रहे हो तो ये भी कुछ गलत नहीं है, इसमें आप लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है प्रॉपर्ली, क्योंकि वर्किंग नोट है, हमारी मर्जी हम जैसे मर्जी बनाए। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। 238,200 जो ओपनिंग कैपिटल है इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, अब जो आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे इसका इफेक्ट भी साथ के साथ डालते रहो। ओपनिंग कैपिटल का जो इफेक्ट है वो यहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, राइट। तो ये है आपका 238,200। क्लियर, फिर ओपनिंग कैपिटल के बाद सॉरी BRBP भी है। अब हम इसको करते हैं, सबसे लास्ट वाला BP था, पीछे से शुरू किया था मैंने। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, इसमें क्या आता है 12,000 प्लस 24,000, ये टोटल आ गया आपका 36,000 माइनस 14,000। यहाँ पे आपकी आ गई बैलेंसिंग। अब ये क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, खुद सोचो। बिल्स पेबल खड़े थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपके पास है, ये बिल्स आपके एक्सेप्ट हुए। ठीक है, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिए बिल्स, ये वाले जो आपको वेंडर्स ने इशू किए। ठीक है, बेसिकली आपका लाइबिलिटी है ये। अब आपने कुछ पेमेंट की होगी ना पूरे साल में, वो यहाँ आ गई।
ये वो है बैलेंसिंग फिगर। जैसे क्रेडिटर्स होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स को हम पे भी तो करते हैं ना कुछ, तो ये वो है बैलेंसिंग फिगर 22,000। अब आपने अगर ये 22,000 पे किए हैं क्रेडिटर्स को, बिल्स के रिगार्डिंग जितनी भी एडजस्टमेंट्स हम बैंक में कर रहे हैं, राइट, तो इसका डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, बैंक में, पेमेंट टू बिल्स पेबल। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम बी आर अकाउंट में। बी आर अकाउंट में क्या है जी, 19,250 प्लस 750 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, 52,000 हमारा यहाँ पे आता है टोटल, और 55,000 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको 55 करना है अगर, तो 3,000 की बैलेंसिंग फिगर बचती है। ये भी हाईलाइट कर लो पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो आपने पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर ली, मतलब पेमेंट कह रही हूँ, बिल्स जो है आपके कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिए, मतलब आपके डेटर्स क्रिएट भी हो गए, ओपनिंग क्लोजिंग भी है, और उनसे जो पैसा आना था या आपने डिस्काउंट करके किसी थर्ड पार्टी से रियलाइज़ करवा लिया जल्दी, वो भी सब हो गया। यहाँ पे पेमेंट वाला वर्ड जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब ये 3,000 क्या है, ये पेमेंट क्यों लिखेंगे, क्या एजम्पशन है आपकी, ये एज्यूम्ड है कि ये बिल्स डिसऑनर्ड है, आपके डिसऑनर हो गए हैं ये बिल्स, जो 3,000 है। ठीक है, अब ये 3,000 का इफेक्ट कहाँ जाएगा, और कहीं नहीं, इसकी जो भी एडजस्टमेंट हमने करी है डेटर्स में ही गई है। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्ट वाली, बिल्स डिसऑनर्ड, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स डिसऑनर्ड, ठीक है, इनका तो लेना देना ही कैश या पीएनएल अकाउंट से था। समझ रहे हो मेरी बात, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स डिसऑनर्ड, इसका जो भी डबल इफेक्ट है हमने डेटर्स के साथ करना है। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, जो बिल वो चेक डिसऑनर हुआ था, उससे क्या हुआ था, चेक डिसऑनर की वजह से आपके डेटर्स बढ़े थे, बिल्स डिसऑनर की वजह से भी आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 3,000। ठीक है, और जो बिल रिसीवेबल है वो हो जाएगा आपका कम, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब आपकी बीपी अकाउंट सॉल्व हो गया, बीआर अकाउंट सॉल्व हो गया, इनकी बैलेंसिंग फिगर्स का डबल इफेक्ट चला गया, अब इनको देखने की जरूरत नहीं है, खत्म। ओपनिंग कैपिटल वाला अकाउंट आपने सॉल्व कर दिया, इसका डबल इफेक्ट डाल दिया, खत्म। अब आ जाओ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या बैलेंसिंग फिगर आती है, 7,200 110 400 16,800 प्लस 762 750 प्लस 77200 प्लस 25,000 प्लस 18,700 प्लस 5,300। ठीक है, टोटल क्या बन रहा है आपका 102,3350। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ 102,3350। यहाँ पे मैं आपको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करा दूंगी, लेकिन बताऊंगी नहीं वो अभी क्या है। आप ये समझो आपको पता ही नहीं वो क्या है, जो आपको जेन्युइनली नहीं पता, क्योंकि अभी तो आप नॉर्मल चल रहे हो ना। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाल के इसको छोड़ दो, इसको अभी हमने देखना है। ठीक है, फिर आ जाओ बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में तो जी हमें पता ही है कि क्वेश्चन मार्क है, जो बैलेंसिंग फिगर निकलनी है हमारी 121,000 ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाता है 22,000 एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, जो हमने देखा ही है कि हमने कहाँ डालना है, बैलेंस शीट में ऐड करना है 22,000। ठीक है, तो अब आपका बैंक अकाउंट तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी टिक हो जाता है। ठीक है, BR BP भी टिक हो जाते हैं, ओपनिंग कैपिटल भी टिक हो जाता है, कैश देखना है। फिर आ जाओ जी अपने क्रेडिटर अकाउंट पे। ठीक है, अब क्रेडिटर और डेटर से पहले ना मैं चाहूँगी कि आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट पे देखो कि आपको क्या क्या चाहिए, उससे आपको आइडिया होगा कि आपकी बैलेंसिंग फिगर्स जो निकलने वाली है उससे आपको क्या मिलेगा। देखो आपके पास क्लोजिंग है, ओपनिंग है, रिटर्न्स है, आपके पास सेल्स और परचेज नहीं है। कैश सेल्स उसने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोल दिया नहीं है, सब कुछ क्रेडिट पे है। तो अब आप क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज कहाँ से निकालोगे, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट से। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्रेडिटर से तो आप यहाँ से निकाल लोगे परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देख लेते हैं कितनी आएगी। फोर 42,100। लेट मी रिकन्फर्म फ्रॉम द मॉड्यूल एज वेल, मैंने मॉड्यूल नहीं देखा काफ़ी टाइम से। सॉरी गाइज, ये बिल्स एक्सेप्टेड जो है यहाँ पे 24,000 अमाउंट है, हमने करी सही है, जो एडजस्टमेंट है मैंने अमाउंट गलत कॉपी कर दी थी यहाँ पे, ये वाली बिल्स एक्सेप्टेड। ठीक है, 24,000। ठीक है, इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो बिल्स पेबल में जाना है
वो आपने 24,000 सही लिखा है, यहाँ पे 12,000 लिख दिया था हमने गलती से, 24,000 आना है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मॉड्यूल के साथ मैच करता है या नहीं, और तो मुझे लग नहीं रहा कुछ गड़बड़ है। यस, अब हमारा ये मैच हो जाता है 454,100, ठीक है। परचेज ऑन क्रेडिट आ जाता है 454,100। ठीक है, अब हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स, निकालेंगे, डोंट वरी। अब आपका बच्चे क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, डेटर्स रह गया और कैश रह गया, ठीक है। कैश में ना पहले आपने इतनी बड़ी ये फिगर निकाली है, ठीक है। डेटर्स में देखो आपके पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ठीक है। आपने जो डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है, ये तो 5700 वही वाले हैं, आपकी चेक रिसीव हुआ, चेक डिसऑनर हुआ, छोटी सी अमाउंट, ठीक है। ये आपकी वो है 3000 भी कुछ था, ठीक है। डिस्काउंट है आपके पास, रिटर्न है, बिल्स वो हैं बिल्स जो आपने एक्सेप्ट किए हैं, बेसिकली बी आर एक्सेप्टेड, ठीक है। ये आपके बिल्स डिसऑनर है, ठीक है, सारा कुछ है आपके पास। लेकिन डेटर्स ने अगर कोई पैसा रियलाइज कर दिया, रियलाइज बेसिकली डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया, वो नहीं है, तो ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है ना 897,150, ये वही है। दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी ना, या तो आपके पास सेल्स हो ऑन क्रेडिट जो आपके डेटर्स को इंक्रीज कर रहा है, या फिर डेटर्स ने जो पैसा वापस कर दिया। अभी तक क्या रिकॉर्ड किया आपने, कस्टमर की जो रिटर्न है, या फिर आपने कस्टमर को वो दे दिया डिस्काउंट, या फिर आपका चेक से जो छोटी सी पेमेंट रिसीव होगी, बिल्स जो है वो आपने एक्सेप्ट कर दिए, बीआर के रिगार्डिंग है, बिल्स के रिगार्डिंग है ये चीज़ें, ठीक है। बिल्स जो है आपने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया, ठीक है। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है, ये 897,150 वही चीज़ है, ठीक है, जो हमने कैश अकाउंट में निकाली है, ठीक है। किस चीज़ का है ये, डेटर्स ने जो हमें पैसा दिया है। अब इसके बेस पे हमने जो उधारी दी है उन्हें, वो निकल जाएगी। लेट्स सॉल्व। नाइन 750, ये भी हमारा मॉड्यूल के साथ देख लेते हैं, मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सेल्स ऑन क्रेडिट है ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब आपने डेटर्स अकाउंट भी कर लिया, कैश अकाउंट भी कर लिया। अब हमने सिंपल अपने मेन बैलेंसेस के क्या करने हैं, जीपीएनपी निकाल के बैलेंस शीट मैच करनी है। 959,750 माइनस 1200 प्लस 1,90,000, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है वो है 5, यहाँ पे आप टोटल लिख दोगे 1148,550, ठीक है। माइनस 1,10,000 माइनस 454,100 प्लस 4,200, तो ये आ जाता है 588,650, ठीक है। 588,650 उसमें हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम इसका निकाल लेंगे टोटल एंड वी विल कैलकुलेट आर नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसका टोटल देखते हैं क्या है, 591, ये पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। 591,350 से आप माइनस करेंगे 110,400 0, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 257,700, ठीक है। ये पीएनएल में से आपने ये वाले टोटल में ऑब्वियसली ये टोटल करके जैसे आप माइनस करते हो, सारा माइनस करके जो नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है हमारा 257,700। ये नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट का। मोस्ट प्रोबेबली ये मैं बीच में पॉज लेके फटाफट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो। मेरी एसेट साइड का टोटल मॉड्यूल के साथ मैच करता है, ठीक है। अब एक बार एसेट कह रही हूँ, लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। एसेट साइड अब हमने देखनी है फटाफट से, 92,000 यस, तो एसेट साइड भी हमारा मैच होता है, बैलेंस शीट इज मैच्ड गाइस। हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ लगा है हमारी मेहनत, हमने डबल इफेक्ट का गेम देखा है। पहले तो ऑन क्रेडिट पता होना चाहिए, इसके हमने सारे अकाउंट्स बनाए हैं सबके, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिए,
क्लोजिंग वाले बाकी डबल इफेक्ट में बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाला ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में। इन्वेंट्री जो है इसका अकाउंट नहीं बनाया पर ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये पॉइंट बस ध्यान से समझने की बात थी कि ये बचा हुआ कैश आफ्टर पेइंग ऑल दीज एक्सपेंसेस आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। शॉप और सैलरी एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, कैश से तो सारे गए हैं, लेकिन बिजनेस का पैसा जो यूज़ हुआ है वो इनकी तरह एक्सपेंस ऑफ ना होकर ड्रॉइंग्स में गया है। उसके बाद आपकी सिंपल कैश विड्रॉल की एंट्री थी, ये आपने कैश पे किया। डबल इफेक्ट क्या है, फर्नीचर। इलस्ट्रेशन 9 में मशीनरी क्यों नहीं लिया था मैंने बता दिया, ठीक है। आपकी ये कैश की जो पेमेंट हुई है, चेक आपने कलेक्ट किया और डिसऑनर हो गया, दो चीज़ें हैं, दोनों के डबल इफेक्ट्स आपने रिलेवेंट अकाउंट्स में डाल दिए। बिल्स वर्ड, डिस्काउंटेड क्या है, मेच्योर्ड क्या है। डिस्काउंट का डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिसीव होने का डबल इफेक्ट, मेच्योर। चेक से पेमेंट की है, ये दोनों क्या है, पर्सनल पैसा बिजनेस में लाए हो। बिल्डिंग में क्या है, डेप्रिसिएशन का नोट दे के आओगे, कुछ नहीं पता जी डेप्रिसिएशन 4 महीने की कैसे लगानी है। हम तो 3,50,000 एसेट में क्रिएट कर रहे हैं और बैंक से आपने पेमेंट किया वाया चेक, ठीक है। इनका किया आपने, जो भी पैसा ये आपका कैपिटलाइज होगा, ये आपने बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाला। ये आपके सिंपल थे कि एक्सपेंसेस हैं, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, एक का इफेक्ट कैश में, दूसरे का लाइबिलिटी में, पेबल्स में। अदर ट्रांजेक्शन मतलब कैश का तो कोई लेना देना नहीं है। क्लेम है 1,55,000 का जो अभी तक पे नहीं किया है, तो ये क्या है, प्रोविजन बना दोगे। पीएनएल में प्रोविजन तो आप एक्सपेंस ऑफ करोगी, दिखाओगी बेसिकली प्रोविजन अपनी पीएनएल में, तो आप लीगल एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस ऑफ कर दोगे, लेकिन कैश नहीं है जी, अदर ट्रांजेक्शन्स में है, तो पेबल में खड़ी हो जाएंगी, इसका प्रोविजन जाएगा। दोनों के डबल इफेक्ट्स रेलेवेंट अकाउंट्स में, डेटर क्रेडिटर में, और आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। डिस्काउंट जो है पीएनएल में जाता है और रेलेवेंट डेटर क्रेडिटर अकाउंट्स में जाता है। रेंट जो है जी पीएनएल में जाएगा, पेमेंट नहीं हुई है तो ये कहाँ जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग खड़ेगा। एक्सेप्टेड में मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्टेड कस्टमर्स प्रॉपरली लिखा है, चाहे दूसरे वाला जो है वो पेबल के रिगार्डिंग ही होगा, दोनों एक्सेप्ट हुए हैं तो आपके बीपी और बीआर उतने से बढ़ेंगे। अपोजिट इफेक्ट डेटर क्रेडिटर्स में जाएगा, ठीक है। एंडोर्स्ड, इसका प्रॉपर कंसेप्ट है कि रिसीवेबल तो कम हो रही है लेकिन आप अपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर रहे हो, नोट दे दिया इस चीज़ का, और रेलिवेंट इफेक्ट क्रेडिटर्स में दिखा दिया। सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद पकड़ के सारे जो अकाउंट्स हैं उसको हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। पहले बीपी से स्टार्ट होते हैं। इसका बैलेंसिंग फिगर साफ पता चल रहा है कि आपने बिल्स तो दे दिए, पेमेंट तो की होगी ना, पेमेंट की है तो बैंक में इसका सेकंड इफेक्ट चला गया। फिर आए हम बीआर में, इसका यहाँ पे 3,000 का आता है, यहाँ पे तो आपको पेमेंट भी है, एक्सेप्टेंस भी है, बिल्स डिसऑनर है। ये बिल्स डिसऑनर कहाँ जाएंगे, आपके डेटर्स में, जैसे एक्सेप्टेड गए हैं। फिर ओपनिंग कैपिटल, ये बैलेंस शीट में चली गई। कैश अकाउंट में आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, जो डेटर्स में जाके हमने नोटिस किया कि हमारे पास क्या नहीं है, जो डेटर्स से पेमेंट रिसीव हुई है वो नहीं है, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं है, अभी के लिए बैलेंसिंग फिगर छोड़ दो, आगे जाके समझ आ जाएगा। बैंक में तो आपने ये क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा था, तो 22,000 उसी का निकला, इसका रेलेवेंट इफेक्ट बैलेंस शीट में डाल दिया। क्रेडिटर्स में आपके पास सब था, क्रेडिट परचेजेस नहीं थी जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है। यहाँ पे पहले आपने रियलाइजेशन लिखी, फिर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आई वो क्रेडिट सेल्स सभी निकाल पाओगे। दो चीज़ें मिसिंग है, दोनों चीज़ें अगर मिसिंग है तो एक तो चीज़ आपको डालनी पड़ेगी ना, तो ये वही बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा। इसका ग्रॉस प्रॉफिट इधर, इसका नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में टोटल कर दो, खत्म जी। इजी था ये क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है और आपकी अलर्टनेस है चीज़ों को समझने में। थैंक यू सो मच गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज़ मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के बताना आपको समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी पॉइंट्स है इसमें।